हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, हम हर रोज़ की भांति आज भी उपस्थित हैं आपके साथ टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। जो आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स होंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आज का जो डोज है, डेली का डोज 5 जून के नाम से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसी तरह आप हमारे साथ बने रहेंगे। रोज़ हम 10 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो आप जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस या अन्य पीसीएस की तैयारी करो जिसमें जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस आते हैं, इन सभी के लिए फ्रेंड्स ये समान रूप से उपयोगी है करंट अफेयर्स जो हम डेली के डोज के नाम से करते हैं और उसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स को समाहित करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का दिन, आज की जो तारीख है वो 5 जून है और आपको भी पता है कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 जून जो हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसके प्रति हम पर्यावरण के प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति और प्रकृति के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है, लोगों में जो जागरूकता होनी चाहिए, उसके प्रति हम एक प्रतिबद्धता दिखाने के लिए 5 जून को वैश्विक स्तर पे पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आए दिन हम देखते हैं कि मौसम में परिवर्तन हो जाता है अप्रत्याशित रूप से, और अलग अलग तरह की बीमारियां, कोई वायरसेस, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो इन सब के पीछे जो कारण है वो ये है कि हम पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे हमें तरह तरह की कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है, प्राकृतिक रूप से हो, जिसे आप प्राकृतिक आपदा के रूप में जानते हो। तो फ्रेंड्स, अभी विश्व समुदाय को ज़रूरत इस बात की है, इस बात पे जोर देने की ज़रूरत है कि हम पर्यावरण के प्रति भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो विश्व की, हम कार्बन इमिटेशन की बात करते हैं, ठीक है, और हम जो इनर्ट गैसेज हैं जिनसे पर्यावरण को क्षति होती है, कार्बन उत्सर्जन को एकदम न्यून करने की बात कर रहे हैं, उसमें कटौती की बात करते हैं। तो अगर सारे देश मिलके अगर हम वैश्विक जीडीपी की बात करें तो उसके 0.1% भी अगर हम खर्च कर दे अपने पर्यावरण पे, नेचर पे, उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो ये बहुत हद तक इन सारी समस्याओं से हमें निजात मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसी अंधाधुंध गति से पर्यावरण को क्षति पहुंचाते रहें, पर्यावरण को अनदेखा करते रहें और उसके विपरीत जो गतिविधियां हैं उसको जारी रखें, तो इसका बहुत ही भयावह परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम हाल ही में कोरोना महामारी की बात करें तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। अगर प्रकृति को अगर हम अनबैलेंस करेंगे तो प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाएगी और उससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, इससे जो खतरे होते हैं अगर उसकी हम बात करें तो आप देखोगे कि जितने भी प्रजातियां हैं, जीव हैं, उनकी प्रजातियां विलुप्त होती है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आपके सामने आती है, मौसम अप्रत्याशित हो जाता है। कहीं कहीं पे देखा जाता है कि रेगिस्तान में बारिश हो गई, जहां पे टेम्परेचर एक नॉर्मल सा, अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें, अगर हम इंग्लैंड की बात करें, यूएस के कुछ शहरों की बात करें, तो वहाँ पे तेज़ गर्मी का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि लू की स्थिति आ जाती है। तो इस तरह का बदलाव क्यों हो रहा है हमारे नेचर में? क्योंकि हम पर्यावरण के प्रति गैर जिम्मेदार हो रहे हैं और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो इसमें कई तरह की महामारियां भी आई थी। अगर हम कोरोना संकट की बात करें तो ये भी एक प्रकृति को जब इम्बैलेंस करते हो, अनबैलेंस करते हो, तो उसमें जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं कि कोरोना महामारी उन्हीं की हो रही है जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो इम्यूनिटी आपकी बिल्डअप कैसे होगी, इम्यूनिटी आपकी रिच कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? जब आप अच्छे प्रकृति में रहोगे, हर समय आप कृत्रिम माहौल में रहोगे, आर्टिफिशियल लाइफ अगर आप जियोगे, तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी ही। ठीक है, निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। आप एसी में रहते हो, कंक्रीट के घरों में रहते हो, कभी प्रकृति का सानिध्य आपको नहीं मिलता, तो इस तरह मनुष्य एक तरफ से बीमार होते जाता है अंदर ही अंदर। और जब कोई महामारी आती है या कोई वायरस से रिलेटेड या बैक्टीरिया से रिलेटेड इस तरह के डिजीज़ आते हैं, तो उनका शरीर उसे झेल नहीं पाता है, शरीर काफ़ी दुर्बल हो जाता है और इस तरह से इम्यूनिटी भी हमारी लो होती जाती है।
तो फ्रेंड्स ज़रूरत है कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। अभी भी समय है कि पूरे वैश्विक स्तर पे पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो जैसा कि हमने अभी शुरुआत किया है इस सेशंस में कि हम एक सुविचार के रूप में पहले शुरू करेंगे, तो आज का जो सुविचार है वो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे। जीवन में असफलताओं से मत घबराइए, यह तो आनी ही है। समस्याओं के बिना जीवन की सुंदरता नहीं है। तो फ्रेंड्स, कहने का आशय ये है कि जीवन में देखिए असफलताएं, और जैसे हम कहते हैं कि संघर्ष का नाम ही जीवन है। तो जब संघर्ष आप करोगे तो उसी क्रम में आपको सफलता भी मिलेगी, कभी असफलता भी मिलेगी। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जीवन जीने की एक प्रक्रिया है। इन फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। आप अगर बैठ जाओ कि नहीं ये काम बहुत कठिन है, ये हो पाएगा नहीं आएगा, इसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लोगे, तो आप जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे? ठीक है। तो ये जो कठिनाइयाँ होती हैं, ये जो असफलताएं और सफलताओं का दौर चलते रहता है, जो संघर्ष होता है आपके जीवन में, यही तो उसका एक सुंदर पक्ष है आपके जीवन की, कि बिना संघर्ष के जीवन का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो संघर्ष से आपको घबराना नहीं है, उसको पूरी तरह से आपको सामना करना है, कठिनाइयों से जूझना है, और उसके बाद जब प्रतिफल प्राप्त होता है तो आपका जीवन काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अब क्वेश्चन की सिलसिला जारी करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो फ्रेंड्स, ये हाल की घटना है, 1-2 दिन पहले की घटना है, ये न्यूज़ है, जिसमें ये अनिरुद्ध जगन्नाथ जो प्रधानमंत्री के रूप में थे, वो देश हमें पता करना है, जो ये प्रश्न की डिमांड है, तो उनका निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो ओबिचुअरी सेक्शंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। जब आप देखोगे, अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह की, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के अंतर्गत। फिर अगर हम बात करें पीसीएस एग्जाम की, तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की परिपाटी देखी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पता करना है कि हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है मॉरिशस, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है भूटान। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो है मॉरिशस। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। और दोस्तों, इसमें एक रोचक बात यह है कि अगर हम मॉरिशस की बात करें तो वहाँ पे भी हिंदी भाषा को, और अगर हम बात करें यहाँ पे भोजपुरी भाषा को भी प्राथमिकता दी जाती थी। और अनिरुद्ध जगन्नाथ के जो एंसेस्टर थे, इनका जो पूर्वज थे, उन्हें माना जाता है कि यूपी के बलिया ज़िले से ये लोग बिलोंग करते थे। और अंग्रेज़ों के ज़माने में इनके पूर्वज गिरमिटिया मजदूर के रूप में अंग्रेज उन्हें वहाँ पे ले गए थे। तो दोस्तों, ये इस तरह की परिपाटी रही थी जब अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, तो वो मजदूर के रूप में, जैसे कि आप सुने होंगे सूरीनाम, गुआना, इन सब जगहों पे भी अगर गन्ने की खेती करने के लिए और तरह तरह के कामों के लिए, कार्यों के लिए मजदूरों को लेके जाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी क्रम में इनके पूर्वज गए थे वहाँ पे मॉरिशस में, और उन्हीं श्रृंखला में, उन्हीं लोगों की एक कड़ी में उनके जो पूर्वज जो इनके गए थे गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस में, तो उनमें से ही एक थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी रह चुके थे। और इनका कनेक्शन जो है वो भारत से भी है। और इसी क्रम में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक का भी घोषणा किया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जिनका संबंध मॉरिशस से था, और ये वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने वहाँ पे पद को सुशोभित किया था। और इनका निधन 3 जून को हो गया था। और हम आपको बता दें कि इनकी जो रुचि थी, अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनकी तो जड़ें ही भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी, और इनकी रुचि हिंदी भाषा में काफ़ी थी। हिंदी के प्रति इनका खास लगाव था। और अनिरुद्ध जगन्नाथ ही वो शख्स थे जिनको प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार
का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये फिर एक क्वेश्चन ओबिचुअरी सेक्शन से आ रहा है, निधन वाले सेक्शन से आ रहा है, जिससे प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। तो ये पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार थे, असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष थे और ये इमिनेंट साहित्यकार थे। इनका निधन हो गया है हाल ही में 89 ईयर्स के आयु में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन से आपके सामने पहला ऑप्शन है राहुल सचदेवा, दूसरा ऑप्शन है अनिल बोरा, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी नंदन बोरा और चौथा ऑप्शन है मोहन अग्रवाल। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है लक्ष्मी नंदन बोरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये 89 वर्ष के थे। ये असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष के रूप में ये इन्होंने सुशोभित किया था पोस्ट को, और ये वहाँ के प्रख्यात साहित्यकार की श्रेणी में इनकी गिनती होती थी। अगर इनके कैरियर की बात करें, अगर इनके वर्क लिटरेरी जो इवेंट्स हैं, लिटरेरी जो इनकी जर्नी है उसकी अगर हम बात करें, तो इन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी, जिनमें से अधिकांश उपन्यास थी और लघु कथाएं थी। शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन था इनके, जो 60 से अधिक किताबें जो इन्होंने लिखा था। और उनके पहले उपन्यास जिसका नाम था गंगा सिलोनीर पाखी, ठीक है। तो ये गंगा सिलोनीर पाखी एक बांग्ला टर्म आपको लगेगा, ये जो असम और वेस्ट बंगाल की जो भाषा है वो बांग्ला से संबंधित होती है। तो ये जो उपन्यास का नाम है गंगा सिलोनीर पाखी, ठीक है। इसका 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ था। ये इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था कि इसकी 11 लैंग्वेज में इसका अनुवाद किया गया था और 1976 में इस पर एक फिल्म भी बनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लक्ष्मी नंदन बोरा की। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था और ये असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और अन्य सम्मान के बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये निस्संदेह एक बहुत ही इमिनेंट पर्सनालिटी थे लिटरेचर के क्षेत्र में। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है लक्ष्मी नंदन बोरा। और इनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं, इन्होंने जिन बुक्स का जो इन्होंने लिखा है उसका नाम आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आपको दूसरे तरह से भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट इनका नाम नहीं पूछा जाएगा, तो इनकी रचना पे भी फोकस्ड होकर उससे ओरिएंटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा सिलोनीर पाखी के लेखक कौन है। ऑथर्स एंड राइटर के सेक्शन में आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है। ये बहुत ही इमिनेंट पर्सनालिटी थे लिटरेरी फील्ड के। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, फोर्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये फोर्ब्स जो मैगजीन है ये एक तरह से रैंकिंग जारी करती है। तो ये 100 खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनका 59th पोजीशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन है शिखर धवन, तीसरा ऑप्शन है ऋषभ पंत और चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। तो फ्रेंड्स आपको मैं सही उत्तर बताता हूँ। इसमें जो सही आंसर है वो है विराट कोहली, जिनका 59वां 59th पोजीशन रहा है 100 खिलाड़ियों 100 एथलीट्स जो स्पोर्ट्स सेक्शन से जुड़े होते हैं उनके रैंकिंग में। और ये किसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई है, तो ये फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। तो फ्रेंड्स ये आपको नाम याद रखना है, ये स्पोर्ट्स सेगमेंट से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके वनडे एग्जाम्स में या फिर पीसीएस एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्ब्स के में सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं विराट कोहली, जिनका नाम आपको याद रखना है। भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। सर्वाधिक कमाई करने वाले एक सर्वाधिक रिच जो क्रिकेटर जो एथलीट हैं उनकी सूची में विराट कोहली का 59वां नंबर है। अगर पिछले साल की बात करें तो ये 66वें स्थान पर कोहली की रैंकिंग थी और इस बार इन्होंने 7 पायदान का इजाफा किया है, सुधार किया है और 59वें नंबर पर पहुंचे हैं। और अगर उनकी कमाई की बात करें तो करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के एकमात्र जो खिलाड़ी हैं, जो फोर्ब्स के जो 100 एथलीट्स की सूची जारी की गई है, खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है, उसमें विराट कोहली 59वें नंबर पे सबसे अमीर खिलाड़ी के रूप में काबिज है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है।
अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एडीबी है, ये भारत के विभिन्न जो, अगर हम बुनियादी विकास की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करें, तो इन सब चीज़ों में हमेशा से एडीबी आगे रहा है और ऋण सहायता के रूप में भारत के गवर्नमेंट के साथ मिलके विकास के कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की बात करें या फिर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, तो ये डेवलपमेंट में सहायक रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा झारखंड और चौथा पंजाब। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एडीबी किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 25 लाख डॉलर ऋण की सहायता के लिए समझौता किया है, तो इसमें सही आंसर जो है वो है सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस तरह का समझौता किया गया है। किससे? एशियाई विकास बैंक से। ये आपको याद रखना है। कभी कभी इसमें अलग अलग संस्था के नाम दे दिए जाते हैं जिससे कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो आपको याद रखना है, सिक्किम स्टेट में सड़क के बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर की ऋण सहायता के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किया गया है। और इस समझौते से फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये पूर्वोत्तर राज्य के महत्वपूर्ण कस्बे, ग्रामीण क्षेत्रों और जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं या फिर आप कह लो धार्मिक स्थल हैं, उन सब के बीच में एक नेटवर्क स्थापित करेगा जिसमें संपर्क को और बेहतर बनाई जा सकेगी। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगा? तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि नासा की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उसे नासा के नाम से आप सभी जानते हैं। तो नासा का एक अभियान है, ये एक प्रोजेक्शन है, एक प्लान है कि 2028 से 30 के बीच में ये 2 अभियान करेगी। किस ग्रह के लिए, किस ग्रह पे एक्सपीडिशन के लिए इस तरह का अभियान किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है शुक्र ग्रह, दूसरा ऑप्शन है मंगल ग्रह, तीसरा ऑप्शन है शनि ग्रह और चौथा ऑप्शन है बुध ग्रह। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पे 2 अभियान भेजने की प्लानिंग है, किसकी? नासा की। और इसकी जो समय अवधि है वो है 2028 से 30 के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न पेपर में, परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे कि किस देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसकी इस तरह की योजना है कि 2028 से 30 के बीच में एक अभियान भेजा जाएगा और कौन से ग्रह पे? तो आपको याद रखना है शुक्र ग्रह पे। वीनस प्लेनेट का नाम है वीनस, जिस पे नासा का एक एक्सपेडिशन का एक खोज करने का जो अभियान है, ये 2 महत्वाकांक्षी इसके अभियान है जिसे 2028 से 30 के बीच में संपन्न करने की योजना है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ। इसके जरिए नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करेंगे। तो इस तरह के खोज एक्सपेडिशन होते रहते हैं कि अलग अलग ग्रहों पे विभिन्न अभियानों को चलाया जाता है जिससे वहाँ के वायुमंडल की पता लगाया जा सके कि उसमें, जैसे कि हम पृथ्वी की तुलना में जैसे हम मंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से अलग अलग ग्रहों पे इस तरह के एक्सपेडिशन होते रहते हैं कि वहाँ का वायुमंडल कैसा है, वहाँ पे जल की उपस्थिति है कि नहीं, ठीक है, और वहाँ की भू विशेषता जो है वो कैसी है, ठीक है। तो इसके लिए नासा जो है वो 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग की भी मंजूरी दी गई है नासा के तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये एक्सपेडिशन किससे संबंधित है? तो वीनस से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, ये नाम आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये क्लीन टेक एक्सचेंज किससे संबंधित है, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश और चौथा श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है भारत। तो
तो ये भारत की पहल है जिसे मिशन इनोवेशन 2.0 के नाम से अभी जाना जा रहा है। ये हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज। तो ये स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक पहल है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये पेरिस समझौता जो 2015 में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को लेके किया गया था, तो उसके सानिध्य में मतलब उसी योजना का एक कड़ी के रूप में भारत के द्वारा इस तरह का जो एक्सचेंज है मिशन इनोवेशन 2.0 जिसका नाम दिया जा रहा है, तो ये लॉन्च किया जा रहा है। और हम बात करें तो ये चिली में जो आयोजित किया गया था नेट जीरो समिट, नेट जीरो सम्मेलन जो चिली में आयोजित किया गया था, उसी आयोजन के दौरान मिशन इनोवेशन 2.0 को लॉन्च किया गया, इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है और स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाना इसका उद्देश्य है और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है जो क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजी का जो सस्टेनेबिलिटी है उसको सस्टेन करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए भारत के तरफ से एक पहल है जिसमें स्वच्छ ऊर्जा का जो मतलब इनोवेशन है उसे बढ़ावा दिया जा सके। तो फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स सेगमेंट से ये क्वेश्चन आ रहा है और इसमें जो बात की जा रही है ये न्यूजीलैंड के एक प्लेयर की बात की जा रही है जिसने भारत के पूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के 25 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, जो पदार्पण टेस्ट मैच में, अपने पहले टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाया गया है किनके द्वारा? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है कोरी एंडरसन, दूसरा ऑप्शन है डेवन कॉनवे, तीसरा ऑप्शन है फिन एलन, चौथा ऑप्शन है टॉम लैथम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है डेवन कॉनवे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप कम समय में जैसे हम प्रश्नों को डील करते हैं जिससे आपको जल्दी याद हो और हम इस तरह से जो आप वनडे एग्जाम्स दोगे, पीसीएस के एग्जाम्स दोगे या फिर किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो इतना समय नहीं होता कि आप करंट अफेयर्स को ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से पढ़ो। तो आपको मैं यहाँ पे हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ लो और उस पर टू द पॉइंट हमारा डिस्कशन हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं डेवन कॉनवे, जिन्होंने लॉर्ड्स जो इंग्लैंड में है, लॉर्ड्स का मैदान जिसे क्रिकेट के मक्का के रूप में आप सभी जानते हैं, तो लॉर्ड्स के मैदान में इन्होंने टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर किया है और सौरव गांगुली जो भारतीय टीम के कप्तान, पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उनका 25 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो गांगुली की तरह अगर इनके करियर की बात करें, अगर हम डेवन कॉनवे के बारे में बात करें तो ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिनों में 136 रनों पे खेल रहे थे और इसी बीच उन्होंने सौरव गांगुली के 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम सौरव गांगुली के रिकॉर्ड की बात करें तो जो अभी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो सौरव गांगुली को अध्यक्ष बनाया गया है, तो उन्होंने ये कारनामा 1996 में लॉर्ड्स के मैदान में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था उन्होंने 1996 में और 131 रनों की पारी खेली थी और ये उनका जो रिकॉर्ड था ये 25 साल से कोई नहीं तोड़ पाया था और जिसे अभी तोड़ने का काम किया है डेवन कॉनवे जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, तो ये प्रश्न स्पोर्ट्स सेगमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है इस प्लेयर का नाम, जिनका नाम है डेवन कॉनवे और ये किस देश से संबंधित है? तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 8वां प्रश्न, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 की।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें वह कौन सा राज्य है जो अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा पंजाब, तीसरा झारखंड और चौथा केरल। तो जब यहाँ पे इस तरह के डेवलपमेंट की बात हो, एक हम क्वेश्चन जो सोल्व करते हैं उसके और भी तरीके हो सकते हैं, और भी मेथड्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एक तरीका, जैसे कि पहले हमने बात किया था कि एक आप एक्सक्लूज़न का मेथड लगाते हो कि जिसमें आप उस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं, जो ऑड मैन आउट वाली जो कॉन्सेप्ट हम करते हैं, जो ऑड लगे उसको आप अलग कर दो तो आंसर आपको मिल जाता है। और जब भी इस तरह के इंडेक्स की बात हो अगर राष्ट्रीय स्तर पे और उस ऑप्शंस में केरल हो तो आप केरल को बिल्कुल चुन लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे कि एसडीजी जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, उसमें केरल जो पहले स्थान पे पहले भी था और उसने अपने स्टेटस को अब भी बरकरार रखा है। और अगर हम बिहार की बात करें, सबसे जो जिसका प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है तो वो बिहार राज्य है जिसका प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। और एसडीजे का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक जारी किया जाता है और इसके जो कारक होते हैं, इसके जो फैक्टर्स होते हैं जिससे मिलके एसडीजी गोलों का वो जो निर्णय लिया जाता है इसमें कि किसकी रैंकिंग कितनी होगी, तो उसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं वो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है एसडीजे इंडेक्स के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसके रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो केरल 75 अंकों के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपनी स्थिति को पूर्ववत पहले की भांति बरकरार रखा है। जबकि दूसरे स्थान पे अगर हम बात करें तो 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। तो फ्रेंड्स ये एक एसडीजे जो है ये सतत विकास लक्ष्यों का एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसमें जो मापदंड है इसके वो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसके स्टैंडर्ड तय किए गए हैं और उसी के अनुसार राज्यों की जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है। तो आपको याद रखना है इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है, तो वो है केरल। आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, मई 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा एसबी एनर्जी के भारत के ग्रीन पोर्टफोलियो का अधिग्रहण कितने अमेरिकी डॉलर में करने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये इकोनॉमी और ये जो इकोनॉमी से के सेक्टर से आ रहा है जिसमें अधिग्रहण की बात की जा रही है कंपनियों की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी और एसबी एनर्जी की। तो एसबी एनर्जी जो है ये सॉफ्ट बैंक का एक इनिशिएटिव है जो एनर्जी के क्षेत्र में काम करता है और अडानी ग्रीन एनर्जी के बीच अभी समझौता हुआ है और उसका अधिग्रहण अडानी ग्रीन एनर्जी ने किया है। तो वो कितने राशि में, ये डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं जिसमें आपको आंकड़े से संबंधित कुछ आंकड़े याद रखने होते हैं। तो ऑप्शंस है फ्रेंड्स आपके सामने। पहला ऑप्शन है 3.5 बिलियन डॉलर, दूसरा ऑप्शन है 7.5 बिलियन डॉलर और तीसरा ऑप्शन है 9.5 बिलियन यूएस डॉलर और चौथा ऑप्शन है 3.0 बिलियन यूएस डॉलर। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है, जो डील की जो सही रकम है उसे मैं बता दूं वो है 3.5 बिलियन यूएस डॉलर। और इतने में एक अधिग्रहण की गई है अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा, वो भी किसका, तो सॉफ्ट बैंक जो एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है एसबी एनर्जी का। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत जानकारी देखते हैं कि मई 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा सॉफ्ट बैंक ग्रुप के जो एसबी एनर्जी है उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है और इसके तहत अडानी ग्रीन एनर्जी सॉफ्ट बैंक के 5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का अधिग्रहण करता है और इस अधिग्रहण की राशि जो हमने डिस्कस किया है वो है लगभग 26,000 करोड़ रुपए का। ये जो डील हुआ है उसमें वो 26,000 करोड़ रुपए का ये डील है। और एसबी एनर्जी में 100% हिस्सेदारी सॉफ्ट बैंक ग्रुप और भारतीय ग्रुप से खरीदा जाएगा जिनके पास कंपनी में क्रमशः 80% और 20% की शेयर धारिता है। तो अगर इस डील की बात करें हम फ्रेंड्स तो अडानी ग्रीन एनर्जी इस डील के बाद सोलर सेगमेंट में, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो उस सेगमेंट में ये एक चौथा बड़ा डील है।
इससे पहले अगर हम इस तरह की डील देखने को मिलता है तो वो स्टर्लिंग और विल्सन का था, तथा कनाडा की स्काई पावर ग्लोबल से रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स खरीदे गए थे। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि ये जो डील हुई है ये ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अडानी रिन्यूएबल्स के बीच हुई है और सॉफ्ट बैंक ग्रुप के एसबी एनर्जी के बीच हुई है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, मई 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर विद्यमान है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है कि आयुष्मान भारत योजना या फिर उसे आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हो, इसे जब शुरुआत की गई थी, इसे लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम बात यहाँ कर रहे हैं कि इस योजना के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के क्रम में कौन सा राज्य है जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड वो है कर्नाटक। तो इस श्रृंखला में, इस श्रेणी में जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना की बात की जाए या उसके रख रखाव या उसके प्रति सजगता की बात की जाए तो उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक ने। तो आपको कर्नाटक स्टेट का नाम आपको याद रखना है, जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स इसमें केंद्र सरकार की अगर बात करें इसमें, तो केंद्र सरकार ने 2263 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, जबकि इस राज्य ने, कर्नाटक ने 31 मार्च तक 3300 केंद्रों को अपग्रेड कर लिया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 146% अधिक है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही मतलब बड़ी अचीवमेंट कही जाएगी कर्नाटक की, कर्नाटक स्टेट की, जिसने आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेंटर का, उसके तहत इन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा संख्या में, अपेक्षा से अधिक 3300 केंद्रों को अपग्रेड किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखा जाता है किस तरह से जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संदर्भ में जागरूकता की बात की जाती है, तो उसमें कर्नाटक ने ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आज के जो टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उससे आप सभी लाभान्वित हुए होंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाएं, जिससे और भी लोग हमसे जुड़ सकें और लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।